गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। और आइए हम शुरुआत कर रहे हैं। कल जो कहानी की हमने शुरुआत की थी, आज उस कहानी को अब सही डायरेक्शन में शुरू करना बहुत जरूरी है। आज हम वास्तविक रूप से थ्योरी पर आ रहे हैं और आज आप अपने नोट्स बनाने की शुरुआत करेंगे। अब ये पहला प्रयास है कि बिल्कुल जैसा सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। थोड़ा यहां पर एक और बैलेंस की मैं बात करूंगा, क्योंकि यूनिट 1 से एक सवाल आएगा और यूनिट 1 में हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखना है, संविधान के विकास को भी समझना है, संविधान संशोधन पर भी बात करनी है, साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर को भी पढ़ना है। अब हमें यहां यह समझना पड़ेगा कि यूपीएससी में इस एक सवाल के लिए कितना किसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना सभी को है, इसीलिए आदत तो ये डालनी कि पढ़ना सब कुछ है। तो हमें पढ़ने का अपना एक स्टाइल डेवलप करेंगे। कैसे? अब आप सोचो कि न्यायिक सक्रियता, बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान संशोधन, संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, ये अपने आप में एक ज्यादा वेटेज रखते हैं। वही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक क्या क्या बातें हुई, ये भी महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन इनका महत्व थोड़ा सा कम होता है। इसमें भी 1858 1773 इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि शुरुआत थी। 1858 महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि अब भारत कंपनी के जो अधीन था उसे हटाकर अब ब्रिटिश सत्ता के अधीन होता है। 1935 इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि हमने जब संविधान बनाया तो हमने 1935 की कॉपी की, ऐसा मानते हैं हम लोग। और 1947 क्योंकि आजादी में किन बातों का प्रावधान था वो हमारे लिए जरूरी होगा। तो हमारे इस पड़ाव में मैं आप लोगों को पहले एक पूरा डायरेक्शन दे देता हूं। हम आज पहले पढ़ेंगे 1773 से लेकर 1858 तक। जानेंगे कि कौन से ऐसे अधिनियम हैं जो हमारे ऐतिहासिक होने के बावजूद भी वर्तमान की कड़ियों को जोड़ते हैं। हम इसे फैक्चुअल नजर से नहीं देखेंगे, हमें हमारे फ्लो पर ध्यान देना है। मैं जिन जिन बातों को बताते चलूं आप नोट भी करेंगे। वैसे हमारी टीम ने पूरी कोशिश की है कि वो सारी बातें आपको पीडीएफ के रूप में लिखित रूप से भी मिल जाए। और वो जो पीडीएफ के रूप में लिखित रूप से मिलेगा वो एज इट इज भी लिख दोगे तो कोई बुरा नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने हमारी पूरी टीम को ये हिदायत दी है कि हमें मेंस के अकॉर्डिंग चलना है, जिसमें भले ही फैक्ट कम हो सकते हैं, हाँ, लेकिन उसमें कंसेप्ट पूरा पूरा दिखना चाहिए। हम इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को 3 हिस्सों में कवर करेंगे। एक तो 1773 से लेकर 1858, फिर 1858 से लेकर तो 1935 या 1919 तक भी हम जा सकते हैं, क्योंकि मार्लिमेंटो और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बैकग्राउंड बनाते हैं जो हमारे संविधान को एक सही आकार देने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पर जब हम शुरुआत करेंगे 1935 से लेकर 1950 तक, जिसमें हम संविधान निर्माण के बारे में भी पूरी चर्चाएं करेंगे, यह हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास का अंतिम पड़ाव होगा। पर संविधान का विकास कोई बंद प्रक्रिया नहीं है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया आज भी चल रही है। आज भी हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया धीमे गति से ही सही, लेकिन हो रही है। यह विकास कोई एक दिन या एक निश्चित समय तक का नहीं, बल्कि अनंत काल तक धीमे गति से चलने वाला विकास है। जैसे प्रकृति जीवों का विकास कर रही है,
वैसे ही हम संविधान का भी विकास कर रहे हैं। वो संशोधन के द्वारा, बदलाव के द्वारा, हटाने के द्वारा कई प्रक्रियाओं से हो सकता है। आइए शुरुआत करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। जब भी आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आना चाहते हैं तो आप हमारा रिफर कोड यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोगों के लिए कई प्रकार से मुफ्त में एजुकेशन भी अवेलेबल कराता है, स्पेशल क्लासेस के द्वारा, फ्री कोर्सेज के द्वारा, या कई प्रकार से आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पर कई चैनलों के द्वारा यूपीएससी सीएससी 10 शॉर्ट में वीडियोस के द्वारा भी आपकी तैयारी में सहायक हो रहा है। आप जब भी चैनल को, जब भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करते हैं या ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप हमें उसमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे रिलेशनशिप मैनेजर से भी आप बात कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी शिकायत भी हो तो भी आप बात कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स जो है हमारा ज्योग्राफी का, हमने स्टार्ट कर दिया है, और इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन कोर्स शाम की क्लासेस में चल रहा है। एमके लाइव रिफर कोड आप अगर यूज करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर ये सारे कोर्सेज मिलेंगे। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, सीसेट पेपर, यूपीएससी सिविल सर्विस की बैचेस, व्यक्तिगत हमारा मार्गदर्शन आपको रहेगा। स्पेशल क्लासेस ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो आर्थिक रूप से जो भी व्यक्ति अपने आप को सक्षम नहीं मानते अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने में, वे स्पेशल क्लासेस को मिस मत करिएगा, क्योंकि ये भी आपकी तैयारी को एक नया आधार, एक नया डायरेक्शन देंगे। एमके लाइव रिफर कोड यूज करने पर आपको 10% का छूट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको हमसे जुड़ने का सीधा मौका मिलेगा। 43,200 आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन यूपीएससी में आ जाता है, क्योंकि अब इसमें ईएमआई का भी ऑप्शन आ चुका है बिना किसी इंटरेस्ट के, तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। एमके लाइव रिफर कोड जब भी आप डालेंगे तो उसे अप्लाई करना ना भूले, क्योंकि बिना अप्लाई किए वो रिफर कोड किसी काम का नहीं होगा। संडे का करंट अफेयर उसे मिस मत करिएगा, और जीएस पेपर सेकंड की हमने आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं हर एक पहलू को पूरी तरह से। सबसे पहले तो मैं आपको पेपर 2 के बारे में कल जहां मैंने बात खत्म की थी, मैं वहीं से शुरुआत करने जा रहा हूं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, जिसका नाम है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध। ओवरऑल कहें तो हमारा ये पेपर 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इस पेपर में यूनिट पहली है संविधान का ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, जिसमें से हम अगले 2 से 3 क्लासेस में इसको कंप्लीट करेंगे। लगभग 3 क्लास मुझे लगेगी लालो इसमें, 1 क्लास मुझे इसमें लगेगी। संशोधनों में भी लगभग 3 क्लास की मुझे जरूरत पड़ेगी। 3 क्लासेस मुझे कुछ प्रावधानों में लग सकते हैं, और 1 क्लास बुनियादी ढांचे में लगाई जा सकती है। एक सिंपल सी बात करें तो लगभग 10 से 11 क्लासेस में मैं यूनिट फर्स्ट को कवर कर दूंगा। हाँ, लेकिन मेरा ये प्रॉमिस रहेगा कि यूनिट फर्स्ट में आप कभी भी कंफर्ट फील करेंगे। कोई बड़े बड़े आंसर लिखने की मैं आपको कभी भी सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जिस नेचर के आंसर यूपीएससी पूछ रही है, उस नेचर के आंसर में मैं आपकी ये जरूर मदद करूंगा। आप लोगों को 2012 से लेकर 2013 से लेकर तो 2020 तक के सवालों को मैं सजेशन करूंगा कि देखिएगा, मेरा जब ये पहला यूनिट खत्म हो जाए, जितने भी सवाल पहली यूनिट पर आए हैं, लगभग 6 या 7 सवाल आपको मिलेंगे मेंस के। मेरा ये भरोसा है कि आप उसमें आंसर राइटिंग कर लेंगे। आइए मैं इसी भरोसे के साथ आज की क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। ऐतिहासिक आधार और संविधान का विकास, ये पूरी एक कहानी बनेगी, यह पूरी एक स्टोरी है। जैसे आप एक टीवी चैनल पर कार्यक्रम देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक स्टोरी के रूप में चीजों को सुनते चलिएगा। मैं बीच बीच में हमारी टीम के द्वारा बनाया गया पूरा फैक्ट और कंसेप्ट जो भी लिखित है उसे भी पढ़ूंगा। भारत के संविधान का ऐतिहासिक आधार और विकास में कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमें क्या क्या शामिल करेंगे।
तो 1773, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853 और 1858, आज हम यहां तक पहुंचेंगे। कलम 1861, 1892, 1909, 1919 यहां तक पहुंच पाएंगे और शायद तीसरी क्लास में मैं यहां तक आपको लेकर आ जाऊंगा। इस कहानी की शुरुआत अगर हम कहें तो अब जरा मेरी बात पर ध्यान देना। इन सभी अधिनियमों से सिर्फ उन्हीं बातों को पढ़ना है, मतलब सारा अधिनियम नहीं पढ़ेंगे, उनमें से उन बातों को पढ़ेंगे जो भारत के संविधान में अपनाया गया है। अब जरा मेरी बातों पर ध्यान देना। पहले तो एक बैकग्राउंड बनाता हूं मैं कि यह सारी कहानी कैसे शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है 1600 से, जब यूरोप से आने वाली कई व्यापारिक कंपनियां भारत में व्यापार का उद्देश्य लेकर और अपनी कंपनी के लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत की ओर आना प्रारंभ करती है। इन व्यापारिक कंपनियों में कुछ डच कंपनियां हैं, कुछ फ्रेंच की कंपनियां हैं, कुछ ब्रिटेन की कंपनियां हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि कई सारी कंपनियों ने भारत की ओर चलना प्रारंभ किया। ऑब्वियसली भारत के मसालों के बारे में आप जानते हैं कि वह अपने आप में प्रचलित थे। माना जाता है कि जब पहली बार भारत को खोजने वाले वास्को डिगामा साहब भारत से लौटे और घर पहुंचे तो कहा जाता है कि उन्होंने इतना पैसा कमाया था कि उनकी कई पीढ़ियां घर बैठकर खा सकती थी। इसकी चर्चाएं जब यूरोप में फैली तो हर व्यक्ति या हर कंपनी का आकर्षण बढ़ा कि क्यों ना हम भी भारत जाकर वहां से प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ मसालों को प्राप्त करें। बहुत से कारण थे जिसके कारण व्यापारिक कंपनियां भारत की ओर आ रही थी। वो व्यापार करने आती, वहां तक तो बहुत ही बातें सीमित थी, लेकिन इसमें से जो धीमे धीमे व्यापार के साथ साथ राजनीतिक सत्ता में आने लगी, राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप करने लगी, वो कोई और नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसका नाम ही ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि हम उन्हें कहते हैं ना कि ये पूरब है, पूरब वाले। जैसे हमारे हिंदी सिनेमा में गाना आता है कि ये पूरब है, पूरब वाले। तो ये पूरब के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से भेजी। इसका मुख्यालय ब्रिटेन में लंदन में था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं बात करूं लालो, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नजरिए से आई, इस कंपनी ने धीमे धीमे व्यापार जब बढ़ाया और भारत का सबसे संपन्न राज्य, जिसे हम बंगाल कहते थे उस जमाने में, आज जो दो भागों में बढ़ गया है, यह सबसे संपन्न राज्य पर राजनीतिक शक्ति स्थापित की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दो बड़े युद्ध, एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। इन बक्सर के युद्ध के बाद तो कंपनी का बंगाल के शासन में सीधा हस्तक्षेप हुआ। पर सवाल यह कि कंपनी शासन कर रही है तो इसमें ब्रिटेन को क्या तकलीफ है। अब जरा कहानी समझिएगा। यहां पर आप कल्पना करिए हम भारत का एक उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा व्यवहारिक चलिएगा सभी लाल लालियां। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में भारत का एक उदाहरण देता हूं और मान लेते हैं कि भारत के एक व्यापारी हैं जो अफ्रीका के किसी जगह पर गए। उन्होंने एक अफ्रीका का एक ऐसी जगह खोजी जहां पर सोना ही सोना है, जहां पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, और ये व्यक्ति अब यहां पर अपनी सेना भी रखने लगा है। ये व्यक्ति यहां तक अपनी सेना भी रखने लग गया है। अभी तक तो वो भारत सरकार की सेना या भारत सरकार की सुरक्षा में था, लेकिन अब उसने अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लिया। यहां के लोग काफी अच्छे लड़ाकू भी हैं। मान लेते हैं कि मोदी जी की सरकार है और मोदी जी के आसपास में कई सारे लोग हैं
जिन्होंने मोदी जी से कहा कि आपका शासन तो भारत में है, लेकिन आप नहीं जानते कि ये भारत से गया हुआ व्यक्ति अपनी सेना भी बढ़ा रहा है, और यह जितना मुझे पता चला है, मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि विपक्ष की पार्टी के साथ मिलकर आपकी सरकार को गिराने की ताकत रखते हैं। इनके पास इतना पैसा है कि वो आपके मंत्री, आपके सांसदों के साथ मोल भाव कर सकते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आप खुद सोचिए कि मोदी जी और अमित शाह जी क्या करेंगे। ऐसी परिस्थिति में उनकी शक्तियों को कम करने की कोशिश करेंगे। शक्तियां कौन सी कम हो सकती, उनसे कहा जाएगा कि आप सेना नहीं रखेंगे, आपको जो भी सुरक्षा चाहिए वो हम देंगे। आप अगर इस कहानी को समझे तो आपको सारी कहानी और सारी बातें जो आज होने वाली वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। आप सोचिए कि यूरोप से निकली हुई, ब्रिटेन से निकली हुई ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो भारत जहां पर आने का ख्वाब हर कोई देख रहा है, वो भारत जो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, वो भारत जिसके बलबूते यूरोप में कई लोगों ने अपनी संपत्तियों को कई गुना बढ़ाया, इस पर इसका राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट है उस तक तो बातें पहुंचेगी ही कि यदि वह इतना शक्तिशाली हो गया कि कल ब्रिटेन पर ही हमला कर दें, तो बहुत जरूरत है कि इसको नियमित किया जाए, इसको रेगुलेट किया जाए। वही ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक ऐसा मौका मिल गया जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जिसे कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम किया। जहां सारे लोग इस उम्मीदों में थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत लाभ कमा रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश सरकार से ऋण की अर्जी दायर की। ब्रिटिश पार्लियामेंट को इसके बाद एक मौका भी मिला और एक डाउट भी हुआ कि आखिर इतने संपन्न देश में इन्हें यदि ऋण की आवश्यकता पड़ रही है तो कहीं इनकी सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ गई है। ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को लगा कि वो इसका नियमन करेंगे, और ब्रिटिश सरकार ने इस कंपनी के नियमन के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए न केवल कंपनी के प्रबंधन में अपने लोगों का हस्तक्षेप बढ़ाया, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपनी क्या काम करेगी और क्या नहीं करेगी ये तय करना शुरू किया। आप सोचो कि ईस्ट इंडिया कंपनी इनडायरेक्टली अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के कब्जे में जाने लगी। उसका प्रबंधन, उसके भारत में लिए जाने वाले निर्णय कहीं न कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट से तय होने लगे। यहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ अब ऐसा ही काम करेगी जैसे, सोचना आप कहानी में आपको कहां लेकर जा रहा हूं। यही कहानी कुछ वर्तमान भारत की भी है। वर्तमान भारत में यह है केंद्र सरकार और यह है राज्यों की सरकार। कोई भी राज्य सरकार कहीं ज्यादा शक्तिशाली ना हो या केंद्र के नियमों का उल्लंघन ना करे, इसलिए केंद्र सरकार अपना एक व्यक्ति भेजती है प्रत्येक राज्य में, जिसे हमारे संविधान में राज्यपाल कहा जाता है। क्या लालो मुझे बताना कि आप लोगों के दिमाग में कहानी बन रही है कि देखो वो कहानी कहां से गई और कहां तक पहुंची। जो काम एक समय पर ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी पर करती थी, वैसा ही कुछ हमें केंद्र और राज्यों के बीच में मिलेगा। हमारा थोड़ा बेहतर संवैधानिक होगा, हमारा थोड़ा सा बेहतर होगा उनकी तुलना में, लेकिन फिर भी कहानी कुछ वैसी जाएगी। बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत में राष्ट्रपति जैसे पद का सृजन किया। 1773 में जिस गवर्नर जनरल का निर्माण हुआ, पहले तो उन्हें केवल गवर्नर जनरल बंगाल का कहते थे,
फिर उसके बाद आप जानते हैं कि उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल की जगह पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि बॉम्बे, मद्रास, बंगाल तीनों प्रांतों का वो अब मुखिया हो गया। 1858 में वही भारत का गवर्नर जनरल अब वाइसराय कहलाएगा, और जब हमारे देश का संविधान लगेगा तो 1950 में हम उसी को कह देंगे कि वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के बनने की जो प्रक्रिया है वो भले ही बाद में है, लेकिन राष्ट्रपति का काम, राष्ट्रपति के किस तरीके के महत्व होंगे, ये कहानी अगर आपको समझनी है तो आपको 1773 को समझना पड़ेगा। अगर आप 1773 को समझ गए तो आपको भारत का गवर्नर जनरल समझना पड़ेगा। फिर आपको वाइसराय को देखना पड़ेगा कि वाइसराय क्या काम करता था। अब वाइसराय जो भी हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से रबर स्टाम्प भी तो होता था वो भी, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट आदेश देगी उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। कहीं ना कहीं जो भी कैरेक्टर आज आप देख पा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूर्ण रूप से वाइसराय राष्ट्रपति, बिल्कुल मेरा ऐसा कोई विचार नहीं, पर आपको कहानी क्लियर हो। 1773 और 1950 की ये जो समय सीमा है, यह वो समय सीमा है जो बंगाल के गवर्नर को भारत का राष्ट्रपति बनाती है। यह वो विकास का क्रम है जहां एक गवर्नर जो बंगाल का गवर्नर था भारत का गवर्नर कहलाता है, फिर वो वाइसराय कहलाता है, और आज वो भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। क्योंकि इन पदों के बारे में हमारे देश में 1773 से पहले तो कोई चर्चा ही नहीं हुआ करती थी, क्योंकि हमारे देश में एक राजा हुआ करता था। हमारे देश में एक राजा हुआ करता था, उसका शासन हुआ करता था, उसके नियम हुआ करते थे। हमारे देश में राष्ट्रपति नाम की कोई बात नहीं हुआ करती थी। हमारे देश में राजा ही प्रशासन का मुखिया था, राजा ही कार्यपालिका का था, राजा ही विधायिका था, और राजा ही न्यायपालिका था। हमें नहीं पता था कि तीन काम तीन अलग अलग व्यक्तियों से ज्यादा बेहतर किए जा सकते हैं। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हमें यहां से मिलती है। साथ ही साथ 1773 हमें इसलिए भी याद रखना है क्योंकि इसने सुप्रीम कोर्ट जैसी किसी न्यायालय के होने की भी संभावनाओं को हमारे भारत में पूर्ण रूप से स्थापित करके दिया। इसका मतलब ये जो कहानी अब मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, ये कहानी आप लोगों को न केवल संविधान का पूरा विकास क्रम समझाने तक ले जाएगी, बल्कि ये कहानी आप लोगों को वास्तविक रूप से आनंद की अनुभूति कराएगी कि अरे आज हम जो देख रहे हैं उसकी वास्तविक जो परतें हैं वो इतिहास के गर्भ में थी। जो वास्तविक सारी बातें हैं वो हमें इतिहास के पन्नों से पता चलेगी। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार के वो अधिनियम आज हमारे संविधान में उपलब्ध है, उपस्थित है, संशोधित रूप में या उसी रूप में या परिवर्तित रूप में। लेकिन आपको ये जो कहानी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये वो सारी कहानियां आपको जोड़ेगी कि कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ, और निर्माणकारों ने भी संविधान कोई एक दिन में नहीं लिखा। जैसे कई बार बहसबाजी होती है तो लोग कहते हैं कि संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण किया, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कोई 2 साल की थोड़ी है, ये एक लंबे अनुभव की प्रक्रिया है जो हमने 150 वर्षों से अनुभव की थी। उसमें बहुत सी प्रक्रिया हमारे पास लिखित थी और हम ये जानते थे कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, तो हमें छांटना था। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि संविधान निर्माताओं ने फिर कुछ नहीं किया, बिल्कुल उन्होंने क्रमबद्धता दी, उन्होंने किसे रखना है किसे हटाना है इसका निर्णय लिया, और एक भारत के बेहतर निर्माण के लिए कदम उठाए। आइए लालो, मैं आज की कहानी की शुरुआत अब आप लोगों के साथ हमारी टीम के द्वारा बनाए गए मटेरियल से कर रहा हूं। सबसे पहले आते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका नाम रेगुलेटिंग इसीलिए रखा गया क्योंकि ये रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। और क्या कोशिश करेगा रेगुलेट करने की?
तो इसका मकसद होगा कंपनी को रेगुलेट करना, क्योंकि कंपनी की हम एक तरीके से शक्तियों को नियंत्रित करना चाहते हैं। और हम का मतलब मैं ब्रिटेन पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। और ब्रिटेन पार्लियामेंट ऐसा क्यों करना चाहती है? क्योंकि उसको इस बात का डर है कि कंपनी कहीं ब्रिटेन की सत्ता को ही चुनौती ना दे दे, क्योंकि वो एक ऐसे देश में है जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के विकास क्रम का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है। यह वह समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की राजनीतिक सत्ता को पूरी तरह से अपने हाथ में ले चुकी थी। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने आई थी, किंतु प्लासी और फिर बक्सर के युद्ध जीतकर कंपनी ने भारत के सबसे समृद्ध प्रांत बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। ये राजनीतिक हस्तक्षेप अगर नहीं करती कंपनी तो शायद ये एक्ट कभी आता ही नहीं। राजनीतिक हस्तक्षेप ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट का आकर्षण कंपनी की ओर किया, भारत की ओर मोड़ा इसको। साथ ही कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी वसूलने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। दीवानी वसूलने का मतलब कि एक तरीके से कर वसूलने जैसी बात जो आज की होती है, वो अधिकार उसे मिल गए थे। भले ही कंपनी ने कर वसूली के लिए अपने लोग की जगह पर वही के लोगों को रखा था, लेकिन अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा की थी, लेकिन कर की वसूली की जिम्मेदारी इस कंपनी की थी। और कंपनी उस कर में से कुछ हिस्सा राजा को देगी और बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रखेगी। इसके आर्थिक सोर्स बढ़ने लग रहे थे। ऐसे में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां नियंत्रित करना आवश्यक हो गया था। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1773 मेरे हिसाब से हमारे संविधान की किताब लिखने की प्रारंभ की बात है, पहली बात है, शुरुआत की बात है। तो 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। वस्तुतः 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित करना था। वास्तविक रूप से ये हम भले अपने संविधान से जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर उस परिस्थितियों को भापे, उन परिस्थितियों को समझें, इतिहास के उन पन्नों को पलटाएं, तो यह स्पष्ट होता है कि वास्तविक लक्ष्य वो भारत के संविधान के लिए नहीं कर रहे थे, वो उस कंपनी पर अपने शिकंजे को मजबूत करने के लिए कर रहे थे। हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली सही, परोक्ष रूप से ही सही, यहां भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया तो शुरू हो गई थी। परोक्ष रूप से ही भारतीय संविधान का निर्माण शुरू हुआ था। साथ ही कंपनी ने अब व्यापारिक इकाई से इकाई का रूप धारण कर लिया था। यह बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ था लालो। देखो, व्यापार करने वाले लोग राजनीति में नहीं आना चाहिए, और यदि व्यापार करने वाले लोग राजनीति में आते हैं तो बैर बहुत बढ़ जाते हैं, शत्रु बहुत बढ़ जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भी कुछ इसी समस्या से ग्रसित थी। वह उम्मीदों में गई थी व्यापार के, लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति और कूटनीतियां काम करने लगी, उसे भी उम्मीद नहीं थी। वास्तव में मैं कहूंगा कि प्लासी का युद्ध उसकी किस्मत थी। प्लासी का युद्ध वो बाय चांस जीत गई थी, बाय चांस। पर मैं ये कहूंगा कि बक्सर के युद्ध में उसने अपनी ताकत को दिखा दिया था। और जब उसकी ताकत बक्सर के युद्ध के बाद वर्णित की गई होगी, जो वहां के लेखक होंगे, जो वहां के संदेशवाहक होंगे, वहां के अखबार होंगे, उन अखबारों ने भी एक माहौल बनाया होगा किसने बक्सर के युद्ध में भारत की 3 राजाओं के संगठन को हरा दिया था। यह कोई साधारण सी बात नहीं थी। और आप खुद सोचिए, बक्सर के युद्ध के बाद जब खबरें और समाचार पत्र उस जमाने में वहां छपे होंगे, तो वो माहौल कैसा रहा होगा। अपने आप बहुत सी बातें, अपने आप बहुत सी चीजें ऐसी हुई होगी
कि ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ गई होगी। ब्रिटिश सरकार को इस कंपनी को किसी भी तरीके से अपने शिकंजे में लेने का एक मौके की तलाश रही होगी, और वो मौका उन्हें मिला जब इस कंपनी ने आर्थिक सहायता के लिए ब्रिटिश सरकार से गुहार लगाई। और इसी आर्थिक सहायता को देते हुए कंपनी के प्रबंधन और भारत में कंपनी के राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया। अतः कंपनी के व्यापारिक को इस योग्य बनाना था कि वो राजनीतिक गतिविधियां भी कुशलता से संचालित कर सके। अब सोने की चिड़िया पर शासन मिल गया है तो इस मौके को तो छोड़ेंगे नहीं, तो उन्हें बताना है कि कैसे शासन किया जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कई प्रावधान किए थे, किंतु भारतीय संविधान के विकास के दृष्टिकोण से इस एक्ट में दो प्रमुख प्रावधान शामिल थे। पहला था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है अभी, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का निर्माण हुआ इसके द्वारा, और साथ ही साथ कलकत्ता, वर्तमान के कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किया गया। यही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को आगे चलकर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसका मतलब 1773 बंगाल का गवर्नर जनरल, 1833 अब वही व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, क्योंकि अब कई सारे भारत के और क्षेत्र, वो मद्रास प्रांत हो, बॉम्बे प्रांत हो, इसके अंडर में दिया गया। वही 1858 में जब सीधी ब्रिटेन ने हमारे भारत को अपने कब्जे में लिया तो वो भारत का वाइसराय कहलाएगा, और जब भारत आजाद होकर अपनी पहली सरकार बनाएगा, जब संविधान लागू होगा, तो वही भारत का राष्ट्रपति कहलाएगा। तो अगर हम इस इतिहास की कड़ियों को जोड़े तो हमें पता चलता है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति का जो जन्म हुआ वो 1773 में हुआ। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को आगे चलकर हमने भारत का गवर्नर जनरल बनाया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय का नाम दे दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने इसी वाइसराय के पद को राष्ट्रपति का नाम दिया। देखो लालो, हम कई बार जब मेंस पर पढ़ाई करते हैं तो मैं अपने विद्यार्थियों को ये बताते हूं क्योंकि मेंस की तैयारी करना मतलब पीटी को बहुत खूबसूरत करना। क्योंकि जब हम फैक्ट को पढ़ते हैं ना तो कहानी नहीं बना पाते, लेकिन जब हम मेंस को पढ़ते हैं तो कहानियां बनती हैं। ये कहानियां हमारी मेमोरी को परमानेंट करती है, और इसीलिए हमारे जमाने में हम ये कहते थे कि जिस भी व्यक्ति ने एक बार मेंस लिख दिया वो अभी पीटी में फेल नहीं होता था। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि क्वेश्चनों का स्वरूप बदला जरूर है, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि जो व्यक्ति एक बार मेंस लिख देता है वो अपनी तैयारी में, अपने दृष्टिकोण में, अपनी मेमोरी में, अपने पढ़ने के हर एक पहलू में इस प्रकार का बदलाव कर देता है कि अब उसका एक व्यापक दृष्टिकोण हो जाता है। और वही व्यापक दृष्टिकोण मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सीखना है। मेरा पहला प्रयास है, मतलब अभी तक मैंने जनरली जब भी मेंस की क्लासेस हम लेते हैं तो पीटी में चयनित विद्यार्थियों की क्लास होती है, उनकी अपनी मैच्योरिटी होती है, पर मैं पहली बार क्लास ऐसी ले रहा हूं जिसमें पीटी का अभी कोई रिजल्ट नहीं है,
लेकिन आप लोगों को मेंस पूरा पढ़ाया जा रहा है पूरी ऑनेस्टी के साथ। तो मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा और आप लोग चीजों को समझते चलिएगा और कमेंट्स करते चलिएगा कि आपको कहानी समझ में आती चली जा रही है। हमारे आर्टिकल 52 का जो लिखी गई बातें हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 52 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की देन है। आर्टिकल 52 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का परिणाम है, अंतिम परिणाम है, अंतिम परिणाम है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा न केवल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किया गया था, बल्कि गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यों वाली परिषद की भी व्यवस्था की गई थी। याद करिए, राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगा। ये जो मंत्री परिषद की कल्पना है, कंसेप्ट है, ये 1773 का देन है। मतलब उस समय 4 सदस्यों वाली एक परिषद की व्यवस्था की गई थी, जो उस समय के बंगाल के गवर्नर जनरल को सलाह देगी, सहायता करेगी, उनको विश्लेषण करने और निर्णय लेने में मदद करेगी। वही कहानी आज हमारे संविधान में मंत्री परिषद के रूप में मिलती है। इस काउंसिल के संबंध में कहा गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहायता के लिए काउंसिल होगी। यह अवधारणा भारत के संविधान निर्माताओं ने भी भारत के संबंध में अपनाई। 1950 में लागू हुए मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मुझे बताइएगा लालू, अब बिल्कुल कनेक्शन जुड़ रहे कि नहीं? क्योंकि अभी तक आप 1773 पढ़ते थे पीटी में, फिर आप कहते थे कि सर हम उससे भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर 1950 पढ़ते थे, वो भी अपने आप में फैक्ट होता था। अब आपको एक कहानी जुड़ती हुई अगर दिखेगी तो मुझे लगता है अब आपको याद रहेगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट केवल एक रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है, ये भारत के संविधान का वो पहला पन्ना है जो स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 52 कैसे आएगा, जो स्पष्ट करता है कि आर्टिकल 74 क्यों लिखा जाएगा, वो स्पष्ट करता है कि भारत पर एक व्यक्ति जो भारत का प्रमुख कहलाएगा, भारत का प्रथम व्यक्ति कहलाएगा, इसकी शुरुआत वो यहां से करता है। अगर एक सिंपल सी बात आप देखें तो ये जो ऐतिहासिक हम चीजें समझ रहे हैं, उसका मेन मकसद है वर्तमान को जोड़ना, और हमारी टीम ने इसे बहुत बेहतरीन तरीके से, मैं आपको बता दूं एक प्रॉमिस के तहत, कि ये कंटेंट कहीं से कहां तक आपको किसी किताबों में नहीं मिलने वाला है लालू। आप इस पर कहीं से कहा तक ये आरोप नहीं लगा सकते कि आपने इस किताब से, यहां से, ये पूरी तरह से उन किताबों का संकलन है, प्रोडक्ट है, जो एक बेहतरीन टीम के द्वारा बनाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पर आते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यह भारतीय न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। देखो, अभूतपूर्व घटना इसलिए है क्योंकि इसके पहले हमारे देश में कोई ऐसी व्यवस्था सोच भी नहीं सकता था कि एक व्यक्ति केवल न्याय देने के लिए अलग से बैठेगा, वो आपके मुद्दों को सुनेगा। क्योंकि अभी तक तो हमारी ऐसी बातें थी, आप कल्पना करो एक राजा तीनों ही काम करें, वो इतना व्यस्त रहेगा, क्या उस पर एक आम नागरिकों के मुद्दों को सुलझाने का समय होगा? क्या वहां तक एक आम नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर अपने लिए न्याय की मांग करने पहुंच पाएगा? पर पहली बार 1773 में इस प्रकार का विचार आया, इस प्रकार का विचार फलीभूत हुआ, और बंगाल की कलकत्ता की जमीन पर भारत में न्यायपालिका की अलग से शुरुआत हुई। एक अलग स्वतंत्र न्यायपालिका की शुरुआत कहीं ना कहीं यहां से हमें मिलती है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना हुई।
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के दूरगामी प्रभाव सिद्ध हुए, क्योंकि इससे पूर्व भारत में जो न्यायिक व्यवस्था प्रचलित थी वह धार्मिक आधार पर केंद्रित थी। धर्म बड़ा आधार था हमारे न्याय में, किंतु सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ भारत में पाश्चात्य न्याय की अवधारणा लागू हुई। पाश्चात्य न्याय का मतलब हमारा पुराना न्याय नहीं। पश्चिमी देशों में जिस प्रकार की स्वतंत्र न्याय प्रणाली थी, पश्चिमी देशों में जिस प्रकार से न्यायिक समीकरण बनाए जाते थे, कुछ वैसी ही शुरुआत हमारे देश में भी हुई, जो कि लिखित कानूनों और निष्पक्ष न्याय पर आधारित थी। यहां पर अब कोई भी धर्म जाति के बेस पर नहीं कुछ प्रॉब्लम आएगा। मतलब कोई भी धर्म जाति के आधार पर कोई भी उल्लंघन नहीं होगा। तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका की शुरुआत हमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने दी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत के संविधान के ऐतिहासिक विकास में दो बड़ी चीजों के लिए जिम्मेदार हैं, एक गवर्नर जनरल के लिए और एक सुप्रीम कोर्ट के लिए। भले ही उसके मूल मकसद कुछ और थे, लेकिन हमारे संविधान को यह बेनिफिट तो मिला। अब आते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट वैसे तो कुछ बड़ा विशेष एक्ट नहीं है, क्योंकि संविधान में इसके कारण कुछ बड़े बदलाव नहीं हुए। या फिर मैं आपसे कहूं कि 1784 से लेकर तो 1858 तक जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट हैं वो कुछ इतने बड़े बदलाव वाले नहीं हैं। भारतीय संविधान के विकास क्रम के दृष्टिकोण से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का कोई विशेष महत्व नहीं है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह रही कि बंबई तथा मद्रास प्रांतों में बंगाल के गवर्नर जैसी व्यवस्था लागू की गई। मतलब 3 प्रकार के गवर्नर जनरल हो गए, बंगाल का गवर्नर जनरल, बॉम्बे का गवर्नर जनरल और मद्रास का गवर्नर जनरल। मतलब इस एक्ट के द्वारा भारत में 3 गवर्नर जनरल हो गए। 3 गवर्नर जनरल, 3 शक्तियां हो गई। किंतु इन दोनों प्रांतों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। वस्तुतः वर्तमान में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण इसी अवधारणा से प्रेरणा प्राप्त करता है। इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर भारत के व्यापार का मार्ग सभी के लिए खोल दिया गया। अब जरा कहानी पर आइएगा जरा लालो। कहीं ना कहीं अब लगातार वहां से जैसा कंट्रोल, मतलब एक मान के चलेगा कि मेन हाउस है ब्रिटेन पार्लियामेंट, और वहां का पार्लियामेंट हमारे जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको नियमित कर रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है। कुछ वैसी परिस्थितियां आज भी आप देखेंगे कि मेन है केंद्र सरकार, और वो हर एक राज्य के राज्यपाल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। इसका एक जीवंत उदाहरण मैं आपको दूंगा। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी आप लोगों ने घटनाक्रम आजकल देखा होगा और ये आप लोगों ने देखना चाहिए था। महाराष्ट्र की सरकार पर एक संकट का काल चल रहा था। जो उद्धव ठाकरे थे वह शपथ लेने के 6 महीनों के भीतर किसी भी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं थे। राज्यपाल कहीं ना कहीं विरोध में थे। पर आप सोचिए कि उद्धव ठाकरे जी का कॉल आया मोदी जी के पास और उन्होंने बातचीत की, और बात खत्म होते ही पूरी तरह से विधानसभा का संकट हल हो गया। इसका मतलब ये जो केंद्र सरकार है, इन्होंने जिस व्यक्ति को भेजा था उन्हें रेगुलेट कर दिया। उन्हें कहा कि ठीक है, अब आप उन पर ध्यान मत दीजिए। क्या ये कहानी भी जुड़ पा रही है आप लोगों के साथ कि अरे ये जो अभी महाराष्ट्र का संकट था, बिल्कुल ये भी कुछ वैसा ही चल रहा है? पर अभी आप कोई निष्कर्ष पर मत पहुंचेगा, निष्कर्ष पर मैं आपको ले जाऊंगा, क्योंकि आप जिस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे हो सकता है आप वर्तमान की घटना को ही ध्यान रखेंगे, पर इतना सरल निष्कर्ष मत पहुंचेगा, क्योंकि हम हर बिंदु पर ध्यान देंगे। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हम कहेंगे थोड़ा बहुत अलग एक्ट रहा। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया 1793 के एक्ट में,
और भारत के व्यापार का मार्ग सभी के लिए खोल दिया। मतलब अब ब्रिटेन की कोई और कंपनी भी, ब्रिटेन की कोई और कंपनी जो अभी तक 1773 से 1793 20 वर्षों तक ब्रिटेन पार्लियामेंट ने कहा कि हम किसी और व्यापारिक कंपनी को नहीं आने देंगे, अब उन्होंने कहा कि यदि इस कंपनी का प्रतिस्पर्धी खड़ा हो जाए तो हो सकता है कि इसकी शक्ति अपने आप कम हो जाएगी। तब इन्होंने पूरे भारत के लिए व्यापार के लिए ब्रिटेन की कंपनियों को आमंत्रित किया और भारतीय संविधान के आर्टिकल 301 में संपूर्ण भारत में निर्बाध रूप से व्यापार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। 1793 का चार्टर एक्ट कहीं ना कहीं हमारे संविधान में 301 का निर्माण करता है। क्या कड़ी जुड़ रही है लालो? हमारे भारत में कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक पूरे भारत में कहीं पर भी व्यापार कर सकता है, उसे पूर्ण रूप से व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी। ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 301 है, ये 1793 के चार्टर एक्ट से प्राप्त होता है। इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया और वहीं से 52 भारत के राष्ट्रपति की शुरुआत हुई, क्योंकि भारत का पूरे भारत का एक राष्ट्रपति होगा। गवर्नर जनरल को सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी सभी मामलों की शक्तियां सौंप दी गई, अर्थात कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई। कार्यपालिका, जिसके बारे में मैंने सीधी बात नो बकवास में बताया था, जो काम करेगी वो लागू करेगी, विधान लागू करेगी। तो गवर्नर जनरल के पास सैनिक ताकत भी हो गई, अब असैनिक ताकत भी हो गई। और याद करिए, आपका राष्ट्रपति भी तो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति भी तो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो ये तीनों सेनाओं के प्रमुख का पद क्यों दिया गया? क्योंकि हम इस लंबे अनुभव से गुजरे हैं। हमें 1833 के लंबे अनुभव से पता है कि गवर्नर जनरल को ही तीनों सेनाओं का प्रमुख माना जाता था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 इसी प्रावधान से प्रेरणा ग्रहण करता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नीत होगी। जो भी काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम पर होगा। राष्ट्रपति के पास अंतिम रूप से शक्तियां होगी, भले ही उसकी सलाह के लिए काउंसिल होगी, मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च होगा। 112 के तहत राष्ट्रपति बजट को संसद के समक्ष रखता है। तो इस प्रावधान के तहत यह भी रखा गया 1833 में कि वो खर्चों को भी उस काउंसिल के समक्ष रखेगा, क्योंकि उस टाइम पर कोई खर्चे का पूरा लेखा जोखा उसके पास लाता था और राष्ट्रपति उसको सामने रखता था। वही सारी बातें हमने इसमें भी की कि 112 के तहत राष्ट्रपति बजट को संसद के समक्ष रखेगा। 53 में कहा कि राष्ट्रपति संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च होगा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीयों के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति और रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। वास्तव में 1833 भारतीय आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का कारण बना। जरा कड़िया जोड़ना। जब हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं इतिहास में, तो हम ये कहते हैं कि वास्तव में भारत में कई प्रकार के लोग जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े ईमानदार चापलूस रहे, वो भी विरोध में खड़े हो गए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कई प्रकार के विभेद को समाप्त करके समानता की बात की। और उन परिस्थितियों में भारत की जो राजनीति थी, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी, वो समानता जैसा शब्द सुनने के लिए भी स्वीकार तैयार नहीं थे। समानता जैसा शब्द स्वीकार करना या सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। मतलब उनके सामने यदि कोई बात करे कि ब्राह्मण और शूद्र समान हैं, तो शायद वो उनके लिए हास्य का विषय होता था।
ये वो कारण थे जिसने 1857 में कई लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़ा किया था। तो 1833 का ये जो चार्टर एक्ट है, ये भारत के भारतीयों के विरुद्ध, मतलब धर्म, वंश, जाति और रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रावधान करता है। और इसी कारण से संविधान के लागू होने के बाद आर्टिकल 15 में इसी अवधारणा को ग्रहण किया गया। 1773 से जहां कहानी शुरू हुई, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत थोड़े बहुत बदलाव हुए। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1793 का जो एक्ट आया उसने बहुत सारे बदलाव ऐसे किए, जिसके बाद भारत में हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान संविधान के कई सारे आर्टिकल लिखे गए। लेकिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आया 1833, जिसने समानता की बात की, भारत के गवर्नर की बात की, सर्वोच्च पद सैनिक असैनिक शक्तियां उसे प्रदान करने की बात की। ये वो सारी बातें जो हमारे संविधान में जगह बना चुकी हैं। संविधान के लागू होने के बाद अनुच्छेद 15 में इसी अवधारणा को ग्रहण किया गया। अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश और लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो सारी बातें आपको एक ही नजर में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसे अभी तक हम जोड़ नहीं पा रहे थे। तो अगर एक सिंपल सी बात करें तो 1773, 1784, 1784, 1793 का चार्टर एक्ट, जिसमें पूरे व्यापार की स्वतंत्रता मिल गई। 1833 में भारत का राष्ट्रपति के लिए पूरे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी मामलों की सभी शक्तियां सौंपी गई। साथ ही साथ कार्यपालिका की शक्तियां जो 53 में कही गई वो इसी से प्राप्त हुई। बजट को प्रस्तुत करने की बात आई। धर्म, वंश, जाति, रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रावधान हुआ। और संविधान के लागू होने के बाद आर्टिकल जो 15, जिस पर एक मूवी भी बन चुकी है, यह 1833 की देन है लालू। इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट द्वारा कानून संबंधी प्रस्तावों पर गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य कर दी। ध्यान से सुनना लालू, अब गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य कर दी, मतलब अब कोई भी कानून जब पारित होगा तो बगैर गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर के वो कानून नहीं बनेगा। अब कोई भी बात जब लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाएगी तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे कमेंट्स करना लालो, क्या आप संविधान को बिल्कुल लिंक भी कर पा रहे हैं और अब आपको दिख भी रहा है कि ये कहां कहां से क्या क्या आया है। 1853 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा कानून संबंधी प्रस्तावों पर गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य कर दी। वीटो पावर आ गई उसके पास। यहां से उसके पास एक वीटो शक्ति का जन्म होता है। मतलब अगर वो जनाब मना कर दे तो वो कानून शून्य हो जाएगा। उसका एक रीजन ये रहा होगा लालो कि 1853 तक आते आते जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें भारतीयों की उपस्थिति बढ़ गई थी। कई सारी ऐसी बातें सामने आने लगी थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती नहीं थी, लेकिन जब परिषद ने बहुमत के साथ पारित कर दिया तो उसको गवर्नर जनरल रोक नहीं सकता था। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह क्लियर हुआ कि हमारे व्यक्ति के पास ऐसी ताकत हमें देनी पड़ेगी कि सब हां कहें, वो अकेला भी ना कह दे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसी स्थिति आज आपको नहीं मिलती राज्यों में। राज्यपाल के पास भी कुछ ऐसी ताकत है। क्या ऐसी ताकत आज हमें राष्ट्रपति में नहीं मिलती? वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून बनता है। इस 111 को ऐसे याद रखना, 111, एक ही व्यक्ति
जो सबके 11 बजा सकता है। जैसे हमारे इसमें नहीं कहते लोग तुम्हारे 12 बजा देंगे हम। एक ही व्यक्ति जो सबके 11 बजा सकता है, मतलब उसने मना कर दिया, कुछ नहीं कर सकते आप। मना करने का मतलब हमारे संविधान में मना नहीं कर सकता है, लेकिन वो पॉकेट वीटो है उसके पास, कुछ भी ना कहे, ना साइन करे, ना लौटाए, क्योंकि हमारे संविधान में लौटाने वाली बात की तो चर्चा है ही नहीं। ये भी कुछ ऐसी बात है, जब तक कि वो गवर्नर जनरल अनुमति ना दे दे, अनिवार्य कर दी। अब वो अनुमति कब देगा, कितने समय में देगा, इसका कोई वर्णन इन्होंने भी नहीं किया, हमारे संविधान निर्माताओं ने भी नहीं किया, हमारे संविधान निर्माताओं ने भी नहीं किया। सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ, ये पॉइंट मैंने डलवाया क्योंकि मुझे लगता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वालों को यह पता होना चाहिए कि 1853 का जो एक्ट था, जो अधिनियम था, वो सिविल सर्विस के लिए, सिविल सेवाओं के लिए बहुत जरूरी था। और यहां खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इसका मतलब एक ओपन कंपटीशन होगा, ब्रिटेन के लोग भी इसमें शामिल होंगे, अब भारत के लोगों को भी इसमें मौका दिया जाएगा। तो पहली बार मैं ये कह सकता हूं कि खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ हुआ, और इसी के द्वारा हमारे आर्टिकल 315 संघ लोक सेवा आयोग जैसी संस्था के गठन की भी बात हुई। 1853 के इस एक्ट के कारण ही हमारे देश में यूपीएससी जैसी संस्था के बनने की भी बात आती है, जो खुली प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को आयोजित कराएगा। अन्यथा आप सोचिए कि राजाओं के जमाने में अगर कोई व्यक्ति अकबर के दरबार में जाकर कहता कि बादशाह आपके यहां पर जो योग्य होगा, कौन योग्य नहीं होगा, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होनी चाहिए, तो शायद सब हंसते, क्योंकि वो शब्द हमने सुने नहीं थे। बट 1853 में जब एक खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ हुआ, इसने हमें यह सिखाया कि बेहतर चयन के लिए सबको बुलाकर एक परीक्षा आयोजित की जाए, और उन परीक्षाओं में जो सफल होगा उसे योग्य माना जाए, उसे बेहतर माना जाए। किंतु 1857 की क्रांति के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की। देखो अब जरा दुनिया बदल गई। 1773 से लेकर तो 1857 तक हम पर शासन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन कर रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार या महारानी विक्टोरिया। तो हम डायरेक्टली ब्रिटेन के गुलाम नहीं थे, इनडायरेक्टली थे, हम परोक्ष रूप से गुलाम थे, क्योंकि उस समय भी हमारे देश में कई राजा महाराजा ऐसे थे जो अपने निर्णय लेने की पूरी ताकत रखते थे। लेकिन 18 शांति में जब ब्रिटिश सेना ने पूरी तरह से कंपनी का सपोर्ट किया, कंपनी की मदद की, और उस फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम को दबाया, तो अब इस कंपनी को सब हटा दिया। इनसे कहा कि तुम व्यापार भी ना करो अब, और व्यापार करना भी है तो बिल्कुल शुद्ध रूप से व्यापार के रूप में काम करोगे। अब भारत की पूरी राजनीतिक बागडोर सीधे हम देखेंगे। और जो अभी तक कंपनी पर पूरी तरह से ध्यान देने के लिए गवर्नर जनरल थे, उनको कहा कि अब आप हमारे सीधे प्रतिनिधि हैं, तो अब आप ये गवर्नर जनरल नहीं कहलाएंगे, अब आप वाइस राय कहलाएंगे। वाइस राय, जैसे उपराष्ट्रपति नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट, वैसे ही ये शब्द था वाइस राय, मतलब उप। कहानी को अगर आप जोड़ो तो उप मतलब बस महारानी के बाद सीधा आपका ही सुना जाएगा यहां पर। इन घोषणाओं में आने वाले 90 सालों के शासन की झलक मिलती थी। इस घोषणा पत्र में कुछ अहम बातें थी, जिसे भारतीय संविधान की
नींव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के दरमियान 1858 का एक्ट आया जिसने स्पष्ट कर दिया कि अब भारत पर जो ब्रिटिश सरकार है, जो महारानी विक्टोरिया है, वो क्या चाहती है, वो इस भारत पर कैसे शासन करना चाहती है, वो इस भारत को किस शेप या किस आकार में उपयोग करना चाहती है, वो भारत का किस तरीके से आर्थिक दोहन करना चाहती है ताकि उसके ब्रिटेन का आर्थिक विकास तीव्र हो सके। क्योंकि 1858 के बाद लालो ब्रिटेन में आएगी औद्योगिक क्रांति, और इस औद्योगिक क्रांति का लाभ कहीं ना कहीं भारत के कच्चे माल से और उस औद्योगिक क्रांति से बने हुए माल को भारत में बेचने के लिए भी करना है। अब एक तरीके से भारत पूरा उनके कब्जे में आ गया। वहां के नागरिकों को अब एक पूरी तरह से ताकत मिल गई कि अब तो ये पूरी तरह से हमारा है। अब यहां से बड़ी संख्या में भारत के संसाधनों का ब्रिटेन की ओर गमन शुरू होगा। यहां से अब भारत के दुख बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो केवल कुछ लोग थे जो भारत के प्राकृतिक संसाधनों को छीन रहे थे, लेकिन अब स्थितियां कुछ ऐसी होगी कि अब इसको हर एक ब्रिटिशर्स अपनी ही अधीन मानकर भारत के प्राकृतिक संसाधनों को ब्रिटेन की ओर मोड़ना प्रारंभ कर देगा। एक सिंपल सी बात करें तो लालो, मुझे उम्मीद है कि 1773 से लेकर 1858 तक, अभी यहां तक हम पहुंचे हैं। 1858 में क्या हुआ, 1858 में क्या बदलाव हुए, उसके बाद हम देखेंगे 1858 से लेकर 1947 तक क्या बदलाव हुए। तब जाकर ये कहानी पूरी कंप्लीट होगी। आप यहां तक की कहानी को बढ़िया से लिखिएगा, आपको पीडीएफ पूरा अवेलेबल हो जाएगा। बट इस मेंस के लिए अलग से कॉपी बनाइएगा लालो, एक अलग से 400 पेज की, 200 पेज की नहीं है, 400 पेज की कॉपी बनाना, क्योंकि मैं चाहता हूं एक कॉपी पूरा पेपर, एक ही कॉपी पढ़ ली, रिलैक्स हो गए कि मेरा पूरा का पूरा सिलेबस रेडी हो गया। अगर आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का समर्थन रहा तो इस श्रृंखला को मैं इस तरीके से कवर करना चाहता हूं कि अद्भुत रूप से इस मेंस के पेपर को जो कवर कर ले, मुझे नहीं पता कि वो यूपीएससी में सेलेक्ट हो या ना हो, लेकिन वो गारंटेड ये कहें कि पेपर 2 में 1% का भी उसे कोई दुख नहीं रहे। मेरी टीम, मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूं कि आप लोगों को एक ऐसा फ्लोबद्ध कंटेंट मिले कि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सके। मैं आज के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देना चाहूंगा, मैं आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देना चाहूंगा। उन क्वेश्चनों को जरा एक नजर देख लीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने उस पद की नींव डाली, उस पद, कौन सा पद आप समझ सकते हैं, जिसे कालांतर में भारतीय संविधान के अंतर्गत समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त कर ली। 1773 के रेगुलेटिंग ने उस पद की नींव डाली जिसने कालांतर में भारतीय संविधान के अंतर्गत समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त कर ली। टिप्पणी कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उत्तर अब लिख पाएंगे, और मुझे भरोसा है कि अब आप लोगों को यह बात समझ में आएगी कि आंसर में इतना कंटेंट आपके पास है कि आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। कल सीधी बात नो बकवास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर लिया है आप लोगों की डिमांड पर, न्यायिक सक्रियता। प्लीज इसे शेयर और लाइक करवाते चलिए। आप लोगों की केवल एक जिम्मेदारी है, मेरी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर आप लोगों की केवल एक जिम्मेदारी है कि शेयर कराइए। जो भी मेहनती लोग हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये चाहते भी हैं, कई लोग मुझे कमेंट्स ऐसा भी करते, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि सर सबके पास आप आ जाएंगे तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो ये मैं चाहूंगा कि गलत है।
और मेरा सजेशन है, बस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितने लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं इसे पहुंचाइए। आज और कल का वीडियो उन्हें शेयर करिए। आपके परिचय के, आपके मित्र, आपके दिल्ली के मित्र हो सकते हैं, वो भली ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, आप उन्हें सलाह दे सकते हैं कि इन क्लासेस को जरूर करो, आप एक बार पढ़ कर देखो और हमें भी बताओ कि और क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि शेयर करते चलिएगा जितना ज्यादा हो सके। मतलब इस समय लगभग 650 लोग लाइव थे, अगर एक एक व्यक्ति 10 लोग को भी शेयर कर दे तो मुझे उम्मीद है कि 6500 लोग लाइव आ सकते हैं। और ये श्रृंखला बिल्कुल मैं निरंतर चाहता हूं, जब तक कि पूरा पेपर कंप्लीट ना हो जाए। समय लगेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और आप जानते हैं कि मैंने बहुत लंबी श्रृंखला चलाई भी है आप लोगों के लिए। एनसीईआरटी जैसी लंबी श्रृंखला बिल्कुल निरंतर, बिना किसी व्यू को ध्यान में रखे हुए हमने जो बातें की है वो पूरी भी की है। आप इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से। मैंने आज तक जो भी आपको कमेंट किए थे, आप लोगों के साथ जो कमिटमेंट किए थे, वो सारे पूरे किए हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप कमिटमेंट आप भी पूरा करिए और जितना हो सके इसको शेयर कराइए। और कोई कमी भी लगती है तो कमी भी बताइए। आपके द्वारा किए गए क्रिटिसाइज को भी मैं कोशिश करूंगा कि दूर करते हुए उन चीजों को और बेहतर करेंगे। तो न्यायिक सक्रियता, कल हम सीधी बात नो बकवास में यूपीएससी सीएससी इन 10 हिंदी में एक नया चैनल है, इसे भी जरूर देखते चलिएगा। और छोटे छोटे वीडियो का ये पूरा का पूरा चैनल होगा जहां पर बहुत ही कम टाइम में सारी बातों को समझाने की कोशिश होगी। इकोनॉमिक्स की क्लासेस शाम को चली रही हैं। MK लाइव रिफर कोड आपने परिचय वालों से भी और अपने आसपास में भी, और आप भी जब सब्सक्रिप्शन ले तो जरूर यूज करिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।